Hello, Namaskar. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with नौशाद सर। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 11th का जो चैप्टर था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तो उस चैप्टर में आज हमको पर्टिकुलर बात करना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज हमें देखना है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे पर्टिकुलर अगर हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें रिप्रेजेंट्स, ये किसको किसको ये बताते हैं। तो इसमें आता है बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया या इसी को हम दूसरे नाम से ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं BGA। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और अगर बात किया जाए तो इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है, या आप इसी को PPLO के नाम से भी बोल सकते हैं। PPLA का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं PPLO, या उसी का दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा हम बोलते हैं। और यहाँ अगर कुछ बात लिखनी है प्रोकैरियोटिक के बारे में, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल, लेकिन अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं एज कंपेरिजन टू यूकैरियोट। तो हमको ये लिखना है स्मॉलर देन यूकैरियोट्स बट मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोट्स लिख सकते हैं। यानी यूकैरियोट से तेजी से अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये है कुछ पॉइंट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया को दूसरे नाम से हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा उसी को दूसरे नाम से हम बोलते हैं PPLO। माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म अगर है कोई तो माइकोप्लाज्मा या PPLO, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है और ये लिविंग होता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा और PPLO, जिसको हम बोल सकते हैं। और इसमें अगर बात लिखनी हो तो ये लिख सकते हैं कि वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। यानी जितने प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल आप देख रहे हैं उन सभी लोगों की जो साइज और जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का सेम होगा साइज और शेप, सबका अलग अलग देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में पर्टिकुलर इतने एग्जांपल NCERT बुक में दिए हैं। बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया को दूसरे नाम से BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO का नाम से बोलते हैं। PPLO का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सब की साइज के बारे में भी बात किया था, सबका साइज भी हमने लिखाया था। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक हो गए, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। इसके कुछ टाइप्स, कुछ बैक्टीरिया इसमें देखने को हमें मिलते हैं कुछ अलग अलग तरीके के, तो हम यहाँ बात कर लें। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, अगर किसी के टाइप्स होते हैं, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ का अगर टाइप्स बनता है तो वो जो टाइप्स बनता है उसका कोई ना कोई बेस होता है, यानी किसी न किसी बेसिस पर वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो ठीक उसी तरीके से हमको बैक्टीरिया के बारे में भी देखना है। तो अगर इसकी बेसिस की हम बात करें कि क्या ऐसी बेसिस है इनके टाइप्स की, तो जो इनके बेसिस होती है टाइप्स की वो होती है शेप के बेसिस पर। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया
4 टाइप के हमारे पास देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम बैसिलस, एक को बोलते हैं हम कोकस, एक को बोलते हैं हम विब्रियो, एक को बोलते हैं हम स्पाइरल। स्पाइरल शेप, 4 शेप हमारे पास है बैक्टीरिया का। या आप ये स्पाइरल ना लिख के स्पाइरिलम लिख सकते हैं, स्पाइरिलम, क्योंकि स्पाइरिलम का जो शेप होता है वो होता है स्पाइरल। तो ये बैक्टीरिया के 4 टाइप हैं। अब हम इसमें पर्टिकुलर देख लेते हैं कि किस किस शेप के होते हैं। तो जो बैसिलस होता है ये होता है रॉड शेप्ड, जो कोकस होता है ये होता है स्फेरिकल शेप, जो विब्रियो होता है इसका जो शेप होता है ये होता है कोमा शेप, जो स्पाइरिलम है इसका शेप होता है स्पाइरल। ये 4 टाइप की बैक्टीरिया हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिलम। हमारे पास 4 टाइप के हैं, चारों के हमने शेप लिखवा दिया। अगर इसको ट्रिक से लर्न करना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हम आपके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं। हमारे पास एक होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल, तो इसका ट्रिक लिख लीजिएगा RBC। यहाँ R का मतलब है रॉड शेप, B का मतलब है बैसिलस और C यहाँ कुछ है नहीं, बस ट्रिक के लिए लिखवाया गया है। R का मतलब रॉड शेप, B का मतलब बैसिलस। इसकी ट्रिक की अगर बात कर ले तो हमारे पास एक कास्ट आती है जिसका नाम है SC/ST। तो SC से यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा इसे, SC यानी S का मतलब स्फेरिकल, C का मतलब हो गया कोकस। और इसके नाम में ही दिख रहा है स्पाइरिलम यानी स्पाइरल, इसके नाम में ही वो दिख रहा है स्पाइरिलम स्पाइरल। केवल एक इसे याद करना पड़ेगा, विब्रियो, जिसका है कोमा शेप। तो ये कुछ ट्रिक थे हमारे पास। RBC यानी रॉड शेप अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो बैसिलस होगा, SC यानी स्फेरिकल शेप की जो बैक्टीरिया होगी वो बैसिलस होगी, विब्रियो को केवल याद करना पड़ेगा जो कि कोमा शेप का होता है, और स्पाइरिलम स्पाइरल उसके नाम में ही वो वर्ड आ रहा है हमारे पास। ये 4 टाइप की हमारे पास बैक्टीरिया देखने को मिलती हैं। शेप किस बेस पर, शेप के बेसिस पर 4 टाइप की है हमारे पास। अगर हम इसी में नेक्स्ट अगर बात कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता है, सब कुछ वो कैसा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज, जो प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ हम कंपेरिजन कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा दिखता है। प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली यानी उसके काम की अगर हम बात करें तो काम में जो बात करते हो सिमिलर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक काम में तो सिमिलर है लेकिन शेप और साइज की अगर बात करेंगे तो यूकैरियोटिक से अलग देखने को मिलते हैं। फंडामेंटली सिमिलर बट वेरी इन शेप एंड साइज, लेकिन जो इनकी शेप और साइज होती है वो एकदम टोटली डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल का, कि काम की अगर बात करें तो ठीक है यूकैरियोटिक के जैसा लगभग होता है, लेकिन अगर शेप और साइज की बात करें तो अलग देखने को मिलता है। अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, कि डायग्राम उसका कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलते हैं हमें। हम डायग्राम यहाँ बना के आपको दिखा दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का।
ये इसके बाहर जो होता है ये इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। स्टिकी का मतलब चिपचिपा, जिसके वजह से बैक्टीरिया जा कर के किसी भी ऑर्गेनिज्म से या चट्टानों पर, ईंटों पर, पहाड़ों पर जाके चिपकने में मदद करता है ये ग्लाइकोकैलिक्स। अब हमको इसकी लेवलिंग कर लेनी है कि ये होता कैसे है। यहाँ पर भी हम पहले बना दें। हमको इसकी लेवलिंग कर लेनी है बनता कैसे है। तो आइए हम इसकी लेवलिंग करते हैं। ये जो आउटर डॉट 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 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं सेल वॉल। जो अंदर वाली लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर को मिला करके हम एक नाम देते हैं और उसका नाम होता है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में 3 लेयर आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप हम तीनों को मिला करके बोलते हैं। सेल इन्वेलप में 3 आते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों आ जाते हैं हमारे पास। अब ये सब कुछ क्या है, तो ये जो दिखता है इसको हम बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है हमारे पास, ये वाला जो ब्लू कलर से दिख रहा है उसको हम बोलते हैं राइबोसोम है ये। और ये जो रेड से बना हुआ है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। यह है पॉलीराइबोसोम, यानी जब mRNA की स्ट्रैंड पर ढेर सारे राइबोसोम आकर के लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। अब इन सब के बारे में आगे हम थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे क्या होता है। अब ये जो छोटा छोटा वाला ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पिलाई है ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिम्बरी है ये हम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड है ये वाला जो बड़ा वाला एक दिख रहा है न्यूक्लियाइड, उसको हम बोलते हैं। और जो ये छोटा वाला हमारे पास दिखता है 2 होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड के नाम से। प्लाज्मिड यानी ये एक हमारे पास है टाइपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बुक में दिया है, ये हमने एक बना दिया है, शॉर्ट समरी के टाइप में है ये कि प्रोकैरियोटिक
सेल में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, हमने ये सब कुछ यहाँ पर डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है। ओ सॉरी, एक ये छूट गया, सॉरी, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी है ये। इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। और कोई तो नहीं छूट रहा, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब हो गया, ठीक। ये हमारे पास है एक प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा सा एक डायग्राम, जिसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर की अगर बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अगर अंदर आएंगे तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के भी अंदर आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर 3 मेम्ब्रेन होते हैं। अगर आउटर टू इनर की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले, दूसरे नंबर पर आता है सेल वॉल, देन सेल वॉल के अंदर आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर को मिला करके हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सेल इनवेलप के नाम से। यह है प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा डायग्राम। इसी में एक और चीज़ होता है, यहाँ बना के इसे दिखा दे रहे हैं। इसी में फ्लैजेला भी होता है, उसे हम भूल गए थे, सॉरी, कुछ नहीं, छोटा सा है ये। इसमें है क्या, ये जो दिखता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स या बोल सकते हो जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो दिख रहा है उसको हम नाम देते हैं बेसल बॉडी। और जो ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के बाहर ये रेड वाला दिख रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल से जो अटैच है उसको हम नाम देते हैं हुक। और ये जो ब्लू कलर से इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट के नाम से हम इसे बोलते हैं, या हम शॉर्ट में इसी को बोल सकते हैं फ्लैजेला के नाम से भी। अब फ्लैजेला में आते हैं 3 पार्ट, और वो 3 पार्ट यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के बाद आता है हुक आता है, उसके बाद आता है फिलामेंट। ये 3 पार्ट आते हैं फ्लैजेला में। यानी अगर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में फिलामेंट और फ्लैजेला में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। पूछा जाए बेसल बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है तो बेसल बॉडी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। हुक कहाँ प्रेजेंट होता है तो हुक जो होता है सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में पाई जाती है। ये एक छोटा सा डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल का आपके सामने है, इसको लिख लीजिए। अब इसके बारे में हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है ये सब कुछ। हम अगर सेल इनवेलप के बारे में यहाँ लिख लें, यहीं पर हम लिख देते हैं सेल इनवेलप के बारे में कि इट कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर। सेल इनवेलप में 3 लेयर आते हैं। अगर हम इसमें आउटर टू इनर की बात करें कि सबसे आउटर से लेकर इनर में कौन सी लेयर होती हैं, तो आउटर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके अंदर जाएं तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये हमारे पास 3 होते हैं, यानी आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जाए तो सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल इनवेलप होता है। 3 लेयर आती हैं, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर जाएं तो सेल वॉल, उसके अंदर जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है हमारे पास। और ये बोल सकते हैं कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर, टाइटली बाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, बहुत मजबूती के साथ ये जुड़े हुए होते हैं सेल में। उसी तरीके से और सब के बारे में अगर थोड़ी बात कर ले, जैसे राइबोसोम के बारे में अगर हम बात कर लें तो राइबोसोम के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी की, तो आपको भी मालूम होगा पहले से ही कि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, यानी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है राइबोसोम में। यानी राइबोसोम देख सकते हैं इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल,
प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है 70s। मैं पिछले लेक्चर में भी इसे बता चुका हूँ। 70s पाए जाते हैं और 70s में जो दो सब यूनिट पाए जाते हैं वो होते हैं 50s एंड 30s। 70s में दो सब यूनिट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं 50s एंड 30s के नाम से हम बोलते हैं। अब पॉलीराइबोसोम में अगर लिखना हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि सिंगल यूनिट ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन mRNA। जब mRNA पर सिंगल यूनिट राइबोसोम की प्रेजेंट रहेगी या इस तरह लिख लीजिए रहेगी तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब ढेर सारा, राइबोसोम का मतलब राइबोसोम, यानी जो राइबोसोम की यूनिट है वो ढेर सारे जब mRNA पर प्रेजेंट रहेंगे तो उसी को बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। यहाँ इस तरह लिख लीजिए, मेनी वर्ड यूज कर लीजिए, मेनी यूनिट ऑफ राइबोसोम जब सिंगल mRNA पर देखने को मिलेगा तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ये कुछ बातें हो गई हैं, जैसे राइबोसोम के बारे में क्या है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s वाला पाया जाता है, यूकैरियोटिक में जब जाते हैं तो 80s वाला देखने को हमें मिलता है। अब पॉलीराइबोसोम हो गया। आउटर टू इनर की हमने बात कर लिया, कौन सा मेम्ब्रेन होता है, आउटर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसे नोट करिए, हम एक एक करके और जो सब कुछ छूटे हैं उसके बारे में हम थोड़ा और कुछ बातें कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड शुगर। पॉलीसेकेराइड शुगर यानी ये अलग अलग शुगर से मिलकर के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में दो लेयर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो टू लेयर? इसमें कौन कौन से होते हैं? दो लेयर। एक जो लेयर होता है थिक एंड टफ होता है, एक जो होता है स्लाइम एंड थिन होता है। थिक एंड टफ होता है, एक को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में ये दो लेयर, एक को बोलते हैं थिक एंड टफ और जो एक होता है उसको बोलते हैं थिन एंड लूज। थिन एंड लूज जो इसमें दो लेयर है, थिक या इसको बोल सकते हैं टफ, और जो एक दिख रहा है थिन एंड लूज, तो इनका पर्टिकुलर एक नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में कि जो थिक और टफ वाला दिख रहा है उसका क्या नाम है, जो थिन और लूज वाला दिख रहा है उसका क्या नाम है। तो जो थिक एंड टफ दिखता है हमारे पास, हम उसको बोल देते हैं, इस लेयर का नाम बोल देते हैं हम कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल के नाम से हम इसको बोलते हैं। और जो थिन एंड लूज होता है उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लाइम लेयर, ये दो लेयर हैं ग्लाइकोकैलिक्स में। और क्या काम करता है ये ग्लाइकोकैलिक्स? मैं डायग्राम बनाते समय भी बताया हूं कि प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जिसके वजह से ये कॉलोनी फॉर्मेशन कर सके। कॉलोनी फॉर्मेशन यानी एक साथ ढेर सारी बैक्टीरिया एक साथ कलेक्ट हो सके, उसी को बोलते हैं हम कॉलोनी फॉर्मेशन, हम इसको बोलते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो इनका कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। यानी अगर अलग अलग बैक्टीरिया में देखेंगे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोजिशन ग्लाइकोकैलिक्स का वो सभी बैक्टीरिया में सेम होगा। सब में कंपोजिशन अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वेरी कंपोजिशन, वेरी ग्रेटली इन कंपोजिशन लिख लीजिए।
वेरी ग्रेटली इन कंपोजिशन, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर के बने हुए हैं उनमें जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स सेल रिकग्निशन में मदद करते हैं, सेल को पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सी सेल बैक्टीरिया की है कौन सी नहीं है, उसको पहचानने में ग्लाइकोकैलिक्स मदद करता है हमारे पास। ये है ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर कुछ इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स यानी जो स्टिकी कैरेक्टर था, इसी के वजह से बैक्टीरिया को होस्ट के अंदर से बचाया जाता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रोटेक्ट बैक्टीरिया इनसाइड होस्ट, यानी जब होस्ट के अंदर बैक्टीरिया होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये था कुछ पॉइंट हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि पॉलीसेकेराइड की शुगर होती है, 2 लेयर होता है, एक थिक होती है और उसी को हम बोल सकते हैं टफ, यानी मोटी होती है और मजबूत होती है। एक जो होती है वो पतली होती है और बहुत हल्की होती है। तो जो मोटी होती है यानी जो थिक और जो टफ लेयर है वो उसको बोलते हैं कैप्सूल के नाम से, और जो पतली या हल्की वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो किसी चट्टानों पर, पहाड़ों पर, दीवारों पर आसानी से जाके चिपक सके। चिपकने का मतलब है कि वो जाके अपना थोड़ा खाना पीना या न्यूट्रिएंट जो भी बोले वो ले सके, उसके लिए ग्लाइकोकैलिक्स मदद करता है। और ये सेल रिकग्निशन में मदद करता है, सेल को पहचानता है कि बैक्टीरिया की सेल है या किसी और ऑर्गेनिज्म की। और ये बैक्टीरिया को यही बचाए रखती है। जब ये होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रहता है बैक्टीरिया, तो ग्लाइकोकैलिक्स से उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये था कुछ पॉइंट ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। यहाँ है ना सेल वॉल, कहाँ गया सेल वॉल, ये रहा। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, हम दूसरी बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। आइए सेल वॉल के बारे में अगर हम बात कर लें तो आप सभी को मालूम है कि जो सेल वॉल होता है प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट केवल एक को छोड़कर, और उसको बोलते हैं पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा। इसके पास सेल वॉल नहीं होता, ये फ्री लिविंग बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग इसको बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है और वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। जो ये चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो अधिकतम थियरी वाला पोर्शन है, यानी आपको वो रटना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको लर्न होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। और ये मैक्सिमम वेटेज कवर करता है, चाहे 11th क्लास की हम बात कर लें चाहे किसी भी कंपटीशन की बात कर लें, मैक्सिमम नंबर इससे आते हैं। क्योंकि या हम ये भी कह दें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, चाहे 11th की बात कर लें चाहे 12th की बात कर लें, इनसे थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट हर एक चैप्टर में आपको मिलता जाएगा। तो इसीलिए थियरी वाला अधिकतम पार्ट है। तो सेल वॉल हमने पहला पॉइंट इसमें देख लिया कि सभी प्रोकैरियोट में होते हैं केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। अब हम बात कर ले कि जो सेल वॉल होता है वो बना किसका होता है। तो जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन या तो म्यूरिन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या हम बोल सकते हैं म्यूरिन का, ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन या तो म्यूरिन का। अब इसमें पेप्टाइड का मतलब क्या होता है और ग्लाइकॉन का मतलब क्या होता है। जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड का मतलब होता है यहाँ पर अमीनो एसिड और ग्लाइकॉन का मतलब होता है यहाँ पर शुगर। अब आ गई बात शुगर, तो यहाँ पर 2 टाइप के शुगर देखने को हमको मिलते हैं, एक को बोलते हैं नाम, एक को बोलते हैं नाग। यानी इसका फुल फॉर्म अगर हम देख लें तो नाम का फुल फॉर्म होता है NAcetyl म्यूरामिक एसिड बोलते हैं।
नाग का फुल फॉर्म देखना हो तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बोलते हैं हम इसको। ये दो हैं हमारे पास, दो टाइप के शुगर हैं, नाम और नाग। इसको आगे हम पढ़ेंगे फंजाई के लिए। फंजाई में पर्टिकुलर हम जब आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि दो शुगर की यूनिट होती है, एक नाम और एक नाग। नाम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, सेल वॉल जो होता है और जो सेल वॉल होता है ये प्रोवाइड सेफ टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सेल वॉल जो होता है सेप प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगर बात कर ले तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि ताकि बैक्टीरिया को कुछ दिक्कत ना हो, यानी बैक्टीरिया में जो सेल वॉल हैं या जो उसके अंदर के जो इतने भी सेल हैं वो फटे ना, आपस में कोलैप्स ना करें। तो उस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग। बैक्टीरिया आपस में टकराए ना, बैक्टीरिया के जो और भी सेल हैं वो फटे ना, उससे बचाने का काम करता है ये सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में कुछ इतने पॉइंट थे हमारे पास कि सभी जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं सब में सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। इनके जो सेल वॉल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन या तो म्यूरिन का बना होता है, पेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो एसिड, ग्लाइकॉन का मतलब होता है शुगर। शुगर में दो पार्ट आते हैं, एक को बोलते हैं नाम यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एक को बोलते हैं नाग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये बैक्टीरिया को सेप भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, बैक्टीरिया को फटने से कोलैप्स होने से बचाने में भी मदद करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे सेल वॉल के बारे में। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर हम बात कर लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी ये थर्ड पार्ट हमारे पास है। थर्ड पार्ट पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हो गया सेल वॉल एंड थर्ड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्ड से ही पता चला सिलेक्टिवली, यानी जो सेल को या सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल उसी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होने में मदद करता है, या केवल उसी को पास करने देता है और किसी चीज़ को पास नहीं करने देता है। एनसीईआरटी इसको लिखती है कि एनसीईआरटी इसको कहती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आउटर सरफेस यानी वर्ल्ड के आउटर सरफेस से ये फेस करता है। इट फेस आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। यानी अगर हम सेल वॉल को यहाँ से हटा दें तो सबसे पहली या सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन दिखेगी वो दिखेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को एनसीईआरटी कहती है कि आउटर वर्ल्ड को ये फेस करता है। और एनसीईआरटी एक बात और कहती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक से लगभग सेम हमको देखने को मिलता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेम दिखता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट। यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और जो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है लगभग कह सकते हैं सेम होता है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसी में न्यूक्लियाइड की, कहाँ ये रहा न्यूक्लियाइड। जैसे यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है
उसी तरीके से सेम प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियाइड देखने को मिलता है। यानी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैं प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस बता चुका हूँ कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियाइड की। अगर तो न्यूक्लियाइड के बारे में अगर हम बात कर लें तो आइए न्यूक्लियाइड के बारे में देखें। आपको इस डायग्राम में न्यूक्लियाइड कितना दिख रहा है? 1 2 3, आपको एक ही दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल होता है ये सिंगल। और इसका शेप कैसा दिख रहा है? सर्कुलर शेप है, यानी सिंगल है, सर्कुलर है। और डबल स्टैंड दिख रहा है, डबल स्टैंड डीएनए हम इसको बोलते हैं। यानी सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए के नाम से हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड को। एक होता है प्रोकैरियोटिक के सेल, सर्कुलर दिख रहा है और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। और इसी को हम बोलते हैं, जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है वो जीन डीएनए को कैरी करता है, ठीक उसी तरीके से इसमें जो होता है न्यूक्लियाइड होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। न्यूक्लियाइड को इसलिए हम यहाँ पर जीनोमिक डीएनए के नाम से बोलते हैं। हम लोगों में जो काम न्यूक्लियस करता है वही सेम काम इनमें करता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड की और बात कर ले तो जैसे राइबोसोम था मेम्ब्रेनलेस था, उसी तरीके से जो न्यूक्लियाइड होता है इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यानी न्यूक्लियाइड में भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। यानी अभी तक कह सकते हैं कि एक राइबोसोम हमें दिखा जो मेम्ब्रेनलेस है, एक न्यूक्लियाइड दिखा जो यहाँ न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियाइड हमें दिखा जो कि ये भी मेम्ब्रेनलेस हमें दिख रहा है। और तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, अच्छा खासा न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता इसमें। और ये जो न्यूक्लियाइड हमें दिख रहा है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पूरा जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये पूरा वैकेंट स्पेस जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियाइड के लिए कहते हैं लाई नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। और इसमें कहा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो भी एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं पाया जाता। हमने पीछे शायद हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देखा था, पढ़ा था। यानी न्यूक्लियाइड में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, ये भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियाइड जो होते हैं जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं सबके लिए जरूरी होता है। तो यहाँ लिख दें लास्ट पॉइंट, इसेंशियल इन ऑल प्रोकैरियोट्स। जितने प्रोकैरियोट्स हैं सब में न्यूक्लियाइड की जरूरत पड़ती है, सब में जरूरी है न्यूक्लियाइड। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियस का जो काम यहाँ पर कर रहा है वो न्यूक्लियाइड कर रहा है यहाँ पर काम। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियाइड के बारे में कुछ पॉइंट हमारे पास, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम और आगे बढ़ें, जैसे अभी मेसोसोम के बारे में देख लें थोड़ा सा, प्लाज्मिड के बारे में देख लें हम थोड़ा मोड़ा क्या है ये। तो हम नेक्स्ट प्लाज्मिड के बारे में अगर हम देख लें, अब तब तक उसे नोट करते रहिए, हम प्लाज्मिड के बारे में आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक, कौन सा है? 5th प्लाज्मिड के बारे में हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं क्या है ये प्लाज्मिड हमारे पास। प्लाज्मिड की अगर हम बात कर लें तो प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और ये जो होता है सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। प्लाज्मिड को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये होता है। यानी अगर किसी कारण से इनका न्यूक्लियोइड फंक्शन नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है, तो उसके जगह पर प्लाज्मिड आता है। प्लाज्मिड वो सब कुछ काम करता है जो काम न्यूक्लियोइड कर रहा था, जो काम न्यूक्लियोइड कर रहा था वही सब काम करता है हमारे पास वहां पर आके प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होता है ये पाया जाता है केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में, यानी यूकैरियोट्स में नहीं देखने को ये मिलते हैं। ओनली इन प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो प्लाज्मिड ये दो दिख रहे हैं सभी बैक्टीरिया में होंगे, कुछ ही बैक्टीरिया में होते हैं। तो यहाँ वही लिख दे प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया में। ऐसे नहीं कि जितने धरती पर बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। और ये करता क्या है, जो ट्रांसफर करने का कैरेक्टर होता है, हेल्प टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है उसको चेक करने में ये मदद करता है। जो बाहर से बैक्टीरिया में मटेरियल्स आते हैं उसको ये ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना हम देखते हैं। फिर इसमें जो और भी ये सब पार्ट्स बच रहे हैं, कुछ पार्ट्स इसमें थोड़ा मोड़ा बच रहा होगा, जैसे फिमरी, पिलाई, मेसोसोम, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा और लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।